Good morning, all of you. Today we are continuing our chapter number 1, Introduction of Microeconomics. In the series, our next topic is Central Problems of an Economy. There are three major central problems of an economy. First is what to produce, means क्या चीज़ बनाएं. सेकंड, हाउ टू प्रोड्यूस, मीन्स कैसे बनाएं. और थर्ड, फॉर होम टू प्रोड्यूस, मीन्स किसके लिए बनाएं. ये तीन चीज़ें आपकी इकोनॉमी में होती है. फर्स्ट है व्हाट टू प्रोड्यूस में देखो, एक चीज़ होती है कंज्यूमर गुड्स और एक होते हैं कैपिटल गुड्स. कंज्यूमर गुड्स मीन्स जो कंज्यूमर यूज़ करते हैं और कैपिटल गुड्स मीन्स जो प्रोड्यूसर यूज़ करते हैं. अब ये आपकी इकोनॉमी में एक ये प्रॉब्लम आती है कि हम जो गुड्स बना रहे हैं वो किसके लिए बनाएं, कंज्यूमर के लिए बनाएं या प्रोड्यूसर के लिए बनाएं. तो ये पहली प्रॉब्लम आती है. फिर इसके अलावा एक चीज़ और आती है इसी में कि कितना बनाएं. व्हाट टू प्रोड्यूस के बाद क्या आएगा इसके साथ में ही, कितनी क्वांटिटी में बनाएं, मतलब कितने आप कंज्यूमर गुड्स बनाएं और कितने कैपिटल गुड्स बनाएं. देखो एक चीज़ है कि अगर आपको एक चीज़ का प्रोडक्शन बढ़ाना है तो दूसरे का कम करना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास रिसोर्सेज कम होते हैं. जैसे मान लो आपके पास 100 रुपीज़ है, आप एक चीज़ पे 50 एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, दूसरे पे भी 50 कर रहे हैं. मान लो एक पे बढ़ा के आपने 60 किया तो दूसरे पे आपको ऑटोमेटिकली कम करने पड़ेंगे 40. और अगर पहले पे कम किया तो दूसरे पे ऑटोमेटिकली बढ़ा सकते हो आप. तो ऐसा ही आपके इसमें भी होता है व्हाट टू प्रोड्यूस में, कि अगर आप कंज्यूमर गुड्स का प्रोडक्शन बढ़ाओगे तो आपको कैपिटल गुड्स का कम करना पड़ेगा, या फिर आप कैपिटल गुड्स का बढ़ाओगे तो कंज्यूमर गुड्स का कम करना पड़ेगा. इसके अलावा आपको ये भी डिसाइड करना होता है इसमें कि सिविल गुड्स बनाएं या वॉर गुड्स बनाएं. सिविल गुड्स मतलब जो नॉर्मली यूज़ में आते हैं, नॉर्मल टाइम जो चल रहा है अभी, जैसे उस टाइम जो गुड्स यूज़ आते हैं, जैसे ब्रेड है, बटर है, कोई भी चीज़ हो गई, वो सारे सिविल गुड्स में आते हैं. बट वॉर गुड्स भी होते हैं. वॉर टाइम गुड्स में क्या होता है, जैसे कि अगर लड़ाई झगड़े चल रहे होते हैं तो उस टाइम आपको हथियार वगैरह बनाने होते हैं, तो वो आपको ध्यान रखना है कि व्हाट टू प्रोड्यूस में एक प्रॉब्लम ये भी आती है. फिर हाउ टू प्रोड्यूस में आपके दो टाइप की टेक्निक होती है, एक होती है लेबर इंटेंसिव और एक होती है कैपिटल इंटेंसिव. लेबर इंटेंसिव ये बोलती है कि आप ज़्यादा लेबर यूज़ करो और मशीनरी का यूज़ कम करो, और कैपिटल इंटेंसिव ये बोलती है कि आप मशीनरी ज़्यादा यूज़ करो और लेबर का यूज़ कम करो. फिर आपके थर्ड आता है फॉर होम टू प्रोड्यूस. अब फॉर होम टू प्रोड्यूस में क्या होता है कि या तो आप रिच पर्सन के लिए बनाओगे या पुअर के लिए बनाओगे. अगर आपका मेन एम क्या है, प्रॉफिट ज़्यादा अर्न करना, तो आप रिच के लिए बनाओगे. बट अगर आपका एम सोशल वेलफेयर है तो आप पुअर पर्सन के लिए बनाओगे. तो ये चीज़ें हैं आपकी सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी. ये मैंने आपको शॉर्ट में एक्सप्लेन कर दिया है. अब आप देखो आप ये रीड करोगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा. तो देखो देर आर 3 सेंट्रल प्रॉब्लम्स. फर्स्ट व्हाट टू प्रोड्यूस, सेकंड हाउ टू प्रोड्यूस, एंड थर्ड फॉर होम टू प्रोड्यूस. व्हाट टू प्रोड्यूस में क्या होता है, देखो दिस प्रॉब्लम हैज़ 2 डायमेंशंस. कौन कौन सी, व्हाट कमोडिटीज़ टू प्रोड्यूस, मतलब कौन सी चीज़ें बनाएं. इट मीन्स वी हैव टू डिसाइड दैट व्हाट गुड्स एंड सर्विसेज आर टू बी प्रोड्यूस, वेदर वी हैव टू प्रोड्यूस कंज्यूमर गुड्स जो कि क्या होते हैं राइस, वीट, क्लॉथ्स एक्सेट्रा, और कैपिटल गुड्स दैट इज मशीनरी, इक्विपमेंट्स एक्सेट्रा. In the same way, economy has to make a choice between civil goods and war goods. Civil goods में कौन से आते हैं, तो ब्रेड, बटर, कोई भी चीज़ हो सकती है जो नॉर्मल जब टाइम चल रहा है उस टाइम जो गुड्स यूज़ में आते हैं वो सिविल गुड्स. एंड वॉर गुड्स जैसे गन्स, टैंक्स एक्सेट्रा. जब वॉर चल रही होगी तब आप यही चीज़ें आप ज़्यादा वो करोगे. तो ये आपके क्या थी, व्हाट कमोडिटीज़ टू प्रोड्यूस. और सेकंड ये भी होता है कि हाउ मच टू प्रोड्यूस, कि कितना बनाएं, कितना कंज्यूमर गुड्स और कितना प्रोड्यूसर गुड्स, या कितने सिविल गुड्स एंड कितने वॉर गुड्स. इन दिस इकोनॉमी हैज़ टू डिसाइड अबाउट क्वांटिटी. इट मीन्स हाउ मच ऑफ कंज्यूमर गुड्स एंड कैपिटल गुड्स, सिविल एंड वॉर गुड्स एक्सेट्रा.
As this problem has two aspects, it is also known as what to produce and what quantity and in what quantity. इसका दूसरा नाम ये भी है what to produce and in what quantity, क्योंकि यही इसमें क्या आ रही थी प्रॉब्लम. देखो फर्स्ट क्या था what commodities to produce और सेकंड क्या था how much to produce, मतलब क्या बनाएं और कितनी क्वांटिटी में बनाएं. अब इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है? इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन यही है कि आपको जिससे मैक्सिमम एग्रीगेट सेटिस्फेक्शन मिल रहा हो आप वैसी चीज़ें बनाओगे. ये आपको ध्यान रखना है कि आपको सेटिस्फेक्शन लेवल किससे ज़्यादा मिल रहा है वो चीज़ें आप ज़्यादा बनाओगे. फिर सेकंड होता है हाउ टू प्रोड्यूस. This problem refers to selection of technique to be used for production of goods and services. There are two techniques of production. कौन कौन सी है? लेबर इंटेंसिव और सेकंड कैपिटल इंटेंसिव. लेबर इंटेंसिव में क्या होता है? लेबर ग्रेटर देन कैपिटल, जहाँ ज़्यादा लेबर यूज़ हो रहे हैं, ज़्यादा मैन पावर ज़्यादा यूज़ हो रहा है, और कैपिटल मीन्स मशीनरी कम यूज़ हो रही है, उसको बोलते हैं लेबर इंटेंसिव टेक्निक. और कैपिटल इंटेंसिव में कैपिटल ज़्यादा होती है, मशीनरी ज़्यादा होती है और लेबर कम होते हैं. एफिशिएंट टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन इज़ दैट which uses the least amount of resources. जो कम अमाउंट यूज़ करता है आपके, जिसमें कॉस्ट कम आती है, वो आपके क्या होगा? एफिशिएंट टेक्निक होगी. टू प्रोवाइड द सेम अमाउंट ऑफ आउटपुट, मतलब आपके पास दो टेक्निक है और दोनों से जब सेम आउटपुट मिल रहा है तो आप ये देखोगे कि कॉस्ट किस में कम लग रही है, तो वो आपके लिए ज़्यादा एफिशिएंट होगा. इट मीन्स द कॉस्ट इज़ मिनिमम. सॉल्यूशन ऑफ हाउ टू प्रोड्यूस. सॉल्यूशन क्या है इसका? कंबाइन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इन सच अ मैनर. आप फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को इस तरीके से कंबाइन करो कि आपका मैक्सिमम आउटपुट इज़ प्रोड्यूस्ड एट मिनिमम कॉस्ट. आपका आउटपुट भी मैक्सिमम हो और कॉस्ट भी मिनिमम, यूजिंग लीस्ट पॉसिबल स्केर्स रिसोर्सेज. तो आपके पास स्केर्स रिसोर्सेज जो हैं, लिमिटेड रिसोर्सेज, वो सबसे कम यूज़ में आए, ये आपको ट्राई करना होता है. फिर थर्ड है आपके फॉर होम टू प्रोड्यूस. फॉर होम टू प्रोड्यूस में क्या है? देखो, दिस प्रॉब्लम इंक्लूड्स द सिलेक्शन ऑफ द कैटेगरी ऑफ पीपल हु विल अल्टीमेटली कंज्यूम द गुड्स. जो फाइनली कंज्यूम कर रहे हैं गुड्स को, वो आपको देखना है. दैट इज़ whether to produce goods for more poor and less rich or more rich and less poor. ये आपको डिसाइड करना होता है इस प्रॉब्लम में कि आप पुअर के लिए ज़्यादा बनाएं या रिच के लिए ज़्यादा बनाएं. अब इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है? तो देखो, इफ़ योर एम इज़ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, अगर आपका एम प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होगा तो आप खुद ही सोचो किसके लिए ज़्यादा बनाओगे. आप ज़्यादा बनाओगे रिच पर्सन के लिए, ठीक है, और पुअर के लिए उस टाइम कम बनाओगे क्योंकि वो कम पैसा दे सकता है आपको. एंड इफ़ योर एम इज़ सोशल वेलफेयर, अगर आपका एम सोशल वेलफेयर है तो मोर फॉर पुअर एंड लेस फॉर रिच. तो उस टाइम आप गुड्स किसके लिए बनाओगे, प्रोड्यूस करोगे? पुअर के लिए ज़्यादा करोगे और रिच के लिए कम करोगे, क्योंकि सोशल वेलफेयर की रिक्वायरमेंट यही कहती है कि आपकी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन तक पहुंचाना है आपको, कि पुअर को भी वो बेनिफिट मिले जो रिच को मिल रहे हैं. फिर नेक्स्ट है आपका टॉपिक डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिव इकोनॉमिक्स एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स. ये मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि पॉजिटिव इकोनॉमिक्स क्या होती है और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या होती है. अब इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है? तो देखो, इट डील्स विथ व्हाट इज़, व्हाट वाज एंड व्हाट विल बी. क्या है, क्या था और क्या होगा, ये तीनों ही चीज़ें किस में आती है? पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में. स्टेटमेंट जितने भी होते हैं वो आपके पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में होते हैं, और ओपिनियन जितनी भी होती है वो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में होते हैं. नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में क्या है? देखो, इट डील्स विथ व्हाट ऑट टू बी, क्या होना चाहिए, ये चीज़ है. फिर आप इसको वो बोलोगे कि वेरिफिकेशन, तो ये स्टेटमेंट है इसलिए वेरीफाइबल है. और ये आपके नॉर्मेटिव वाले क्या होते हैं? न्यूमेरी, ये आपके
फैक्ट नहीं होके क्या होते हैं, ये आपके लिए सजेशन होते हैं, ओपिनियन होती है। तो ओपिनियन को कभी भी आप वेरीफाई नहीं कर सकते हैं। जैसे मैं आपको पूछूं कि आपके 10th में स्कोर क्या रहा, तो आप अपने परसेंटेज बताओगे, फिर मैं उसको वेरीफाई कर सकता हूँ आपके रिज़ल्ट से। तो वो क्या है, एक पॉजिटिव इकोनॉमिक्स का एग्जांपल है। जबकि मैं आपको सजेशन दूँ कुछ कि अगर आप ऐसा करोगे तो आपके लिए अच्छा होगा, तो उस सजेशन को कभी वेरीफाई नहीं किया जा सकता है। तो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स को भी कभी वेरीफाई नहीं कर सकते हैं। फिर सजेस्टिव है और वैल्यू जजमेंट है, दोनों एक दूसरे से रिलेटेड ही है। सजेस्टिव मीन्स किस में सजेशन दिया जाता है, तो ये तो स्टेटमेंट होते हैं पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, उसमें सजेशन नहीं होता है। जबकि नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में तो नाम से ही क्लियर है कि ये क्या होते हैं, ओपिनियन होती है। तो ओपिनियन क्या करेगी, सजेस्ट करेगी आपको। और फिर है वैल्यू जजमेंट। वैल्यू जजमेंट मीन्स कि ये चीज़ सही है या गलत है। तो देखो, स्टेटमेंट सिर्फ ये बताता है कि ये चीज़ है, ये नहीं सजेस्ट करता है कि ये गलत है या सही है, ऐसे है। तो आपको ध्यान रखना है कि वैल्यू जजमेंट किस में दिए जाते हैं, नॉर्मेटिव में। पॉजिटिव में वैल्यू जजमेंट नहीं देता है, कोई वैल्यू जजमेंट नहीं है। फिर आपके पर्पस क्या होता है, देखो, तो इसका पर्पस होता है आप रियल डिस्क्रिप्शन करना। रियल डिस्क्रिप्शन का मीनिंग देखो, इस एग्जांपल से समझो। प्राइजेज आर कॉन्स्टेंटली राइजिंग, तो ये आपको रियल सिचुएशन बता रहा है, ये रियल डिस्क्रिप्शन है कि प्राइजेज बढ़ रही है। जबकि आइडियाज़ क्या है कि प्राइजेस को कंट्रोल करना चाहिए। तो इंडिया शुड टेक स्टेप्स टू कंट्रोल राइजिंग प्राइजेस। तो प्राइस को रोकने के लिए, प्राइस में जो इंक्रीज़ हो रहा है उसको रोकने के लिए इंडिया को स्टेप्स लेनी चाहिए। तो ये क्या है, एक आइडियल सिचुएशन है कि इंडिया ये बता रहा है कि आपको, इंडिया को ये बताया जा रहा है कि आपको ये चीज़ करनी चाहिए। ओपिनियन हमेशा ध्यान रखना कैसे होते हैं, आपको आइडियल बनाने के लिए ओपिनियन होते हैं। फिर नेक्स्ट है आपके सेकंड एग्जांपल, देखो, देयर आर इनइक्वलिटीज़ ऑफ इनकम इन आवर इकोनॉमी। अपनी इकोनॉमी में क्या है, इनइक्वलिटीज़ है। ये क्या है, रियल डिस्क्रिप्शन, क्योंकि ये शो कर रहा है कि ये चीज़ है। अब सजेशन देखो, आइडियल सिचुएशन क्या होगी कि इनइक्वलिटीज़ रिड्यूस होनी चाहिए या रिमूव होनी चाहिए। रिमूव तो नहीं होगी बट रिड्यूस किया जा सकता है। तो इनकम इक्विलिटीज़ शुड बी रिड्यूस्ड। तो ये क्या है, आइडियल है। फिर देखो नेक्स्ट क्या है आपके, डिफरेंस बिटवीन माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो और मैक्रो आपके एक बुक 11th में है और एक 12th में है। तो उन दोनों इकोनॉमिक्स के बीच में डिफरेंस क्या है वो आपको इसमें, इस टॉपिक में पढ़ना है। तो देखो क्या डिफरेंस है, इट स्टडीज़ द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल यूनिट्स ऑफ एन इकोनॉमी। इससे पहले आप एक चीज़ समझो कि माइक्रो में जो आई है उसका मतलब होता है इंडिविजुअल, और मैक्रो में जो ए है उसका मतलब होता है एग्रीगेट। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स का आई इंडिविजुअल के बारे में पढ़े आपको स्टडी करवाएगा, और जो ए फॉर एग्रीगेट है आपके मैक्रो में, वो आपको एग्रीगेट के बारे में स्टडी कराएगा। तो ये है मीनिंग किसका, माइक्रो और मैक्रो का। फिर सेकंड है टूल्स। टूल्स में आपको ध्यान रखना है, जब डिमांड एंड सप्लाई की स्टडी करते हो आप, तो वो किस में, टूल्स कौन से में आता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स। जबकि एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई किस में आते हैं, आपके मैक्रो इकोनॉमिक्स में। ठीक है, ये आपके क्या कंसेप्ट है वो आप डीपली इन चैप्टर्स में पढ़ोगे कि डिमांड क्या होती है, सप्लाई क्या होती है, एग्रीगेट डिमांड क्या होती है, एग्रीगेट सप्लाई क्या होती है। 11th में डिमांड सप्लाई पढ़ोगे, 12th में एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई पढ़ोगे। फिर है बेसिक ऑब्जेक्टिव। माइक्रो इकोनॉमिक्स का बेसिक ऑब्जेक्टिव होता है प्राइस डिटरमाइन करना, और इसी वजह से इसको दूसरा नाम क्या है इसका, प्राइस थ्योरी। और मैक्रो इकोनॉमिक्स का जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है आपके इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ द इकोनॉमी डिसाइड करना, और इसी वजह से इसका नाम क्या है, इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी। ये आपको ध्यान रखना है। फिर नेक्स्ट है डिग्री ऑफ एग्रीगेशन।
अब डिग्री ऑफ एग्रीगेशन का मीनिंग ये होता है कि आप डेटा को कितना इकट्ठा कर रहे हो। तो ध्यान रखो, आप माइक्रो में तो लिमिटेड ही इकट्ठा कर रहे हैं। जैसे एक कंसेप्ट पढ़ोगे आप, मार्केट डिमांड। अब मार्केट डिमांड में क्या होता है कि एक इंडिविजुअल डिमांड को, इंडिविजुअल कोई भी प्रोडक्ट है मान लो, उसके कितने बायर्स हैं, वो सारे मिलके उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को कितना परचेज कर रहे हैं, वो तो होती है मार्केट डिमांड। जबकि एग्रीगेट डिमांड में एक प्रोडक्ट नहीं होता है। एग्रीगेट डिमांड में कंट्री में जितने भी प्रोडक्ट बन रहे हैं उनकी ओवरऑल डिमांड कितनी है, उसको क्या कहते हैं आप, एग्रीगेट डिमांड। तो आप देखो इन दोनों एग्जांपल से आपको क्लियर हो गया है कि इसमें तो आपने एक ही प्रोडक्ट की सारे पर्सन कितनी डिमांड कर रहे हैं वो ऐड करी है। तो ये हमेशा क्या होगा, लिमिटेड एग्रीगेशन। और जबकि आपके इसमें क्या होता है, सारे प्रोडक्ट लिए हैं आपने, तो आप क्या बोलोगे कि ये एंटायर इकोनॉमी है। ये क्या बोलोगे आप कि ये इसमें जो डिग्री ऑफ एग्रीगेशन है वो हाईएस्ट है। हाईएस्ट मतलब सबको ऐड किया इसलिए डिग्री ऑफ एग्रीगेशन हाईएस्ट है। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है आपके बेसिक अजम्पशन। माइक्रो ये एज्यूम करती है कि मैक्रो वेरिएबल क्या है, कांस्टेंट है। मतलब नेशनल इनकम, अनएम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट और सेंट्रल बैंक, ये सारी चीज़ें क्या है आपके कांस्टेंट है। जबकि मैक्रो बोलती है कि माइक्रो क्या है, कांस्टेंट है। माइक्रो मीन्स डिमांड, सप्लाई, प्राइस, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम, ये सारी चीज़ें क्या है, कांस्टेंट है। ये सिर्फ अजम्पशन है। 7 पॉइंट देखो एग्जांपल्स, इंडिविजुअल पर्सन की इनकम और इंडिविजुअल पर्सन का आउटपुट, ये क्या इसके एग्जांपल है, माइक्रो के। नेशनल इनकम और नेशनल आउटपुट ये किसके एग्जांपल है, आपके मैक्रो। लास्ट टॉपिक है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मीनिंग क्या है, देखो एक पर्सन है, उसकी 40,000 पर मंथ सैलरी है और उसके पास 2 जॉब ऑफर थे। एक तो एग्जीक्यूटिव का 30,000 पर मंथ का और एक जर्नलिस्ट का 35,000। तो इसमें से जो नेक्स्ट बेस्ट होगा, बेस्ट नहीं कह रहा हूँ मैं, कह रहा हूँ नेक्स्ट बेस्ट जो होगा, नेक्स्ट बेस्ट वाला किसके लिए होगा, नेक्स्ट बेस्ट जो होगा उसी को क्या बोलते हैं, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नाम इसलिए है क्योंकि इस अपॉर्चुनिटी को छोड़कर मैंने बेस्ट ऑप्शन चुना है, तो इसको बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो ये होता है आपके अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का कंसेप्ट। तो ये था आपका चैप्टर नंबर 1, इंट्रोडक्शन। थैंक यू।